गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जून परीक्षा 2006 में जो पूछी गई थी पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें 50 क्वेश्चन थे, उसमें पूछे गए थे। तो हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और आज हमारे जो 2025 में दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो भी सिलेबस था वो सेम है और क्वेश्चन ज्यों के त्यों अब भी पूछे जा रहे हैं। तो हमको पिछले पीवाईक्यू करने पड़ेंगे और जितने पुराने हम क्वेश्चन करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे हम पीवाईक्यू करेंगे, जब हम इसे नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव दिखाई देंगे, उससे बाद वाले में कुछ अलग। तो जब हम 2025 पर पहुंचेंगे तो हम अपने एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से उनको तैयार करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में होंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवाल को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने भूभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो इस शब्द का यूज किया है उसने शिल्पकार के रूप में, और उसने न्याय के सिद्धांत पर आधारित जो आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित रखी थी। और आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते थे और कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना काम करते थे। और प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग ये शिल्पकार के लिए किया है। और ये 3 वर्ग कौन कौन से थे, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार किस विचारक का योगदान है? तो व्यवहारिक राज्य का विचार ये किसने दिया था? तो ये दिया था अरस्तु ने। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र और गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है। पॉलिटी लोकतंत्र और गुटतंत्र दोनों के बीच का है पॉलिटी, जिसमें संख्या और विवेक का समन्वय होता है। थर्ड क्वेश्चन, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कूट का सही कोड मिलाना है। जैसे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? और सहमति का सिद्धांत ये किसने दिया था? और व्यक्तिवादी सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ये दिया था मैकियावेली ने, क्योंकि मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष शासक था और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसकी एक बुक थी द प्रिंस। तो द प्रिंस इसकी बुक थी, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। सहमति का सिद्धांत ये किसने दिया था? सहमति का सिद्धांत दिया था लोक ने। और व्यक्तिवादी सिद्धांत ये दिया था रूसो ने। और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये दिया था होब्स ने। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया, सहमति का सिद्धांत लोक ने, व्यक्तिवादी सिद्धांत होब्स ने और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये दिया था रूसो ने। निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान, जैसे यहाँ पर विचारक हैं और उनके सामने उनके विचार लिखे हुए हैं। जैसे राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने। ये कथन बिल्कुल ठीक है। नव मानववाद का विचार ये MN रॉय के द्वारा दिया गया था। मनवेंद्र नाथ भट्टाचार्य रॉय। और गांव के पुनर्गठन का विचार ये JP नारायण ने नहीं, बल्कि ये दिया था महात्मा गांधी ने। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो गलत कथन ये हो जाएगा। और JP नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था। तो यहाँ पर ये सभी उत्तर दिए हुए हैं। और गांव के पुनर्गठन का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है जॉन लॉक ने, और ये 1690 में लिखी गई थी। तो बुक्स भी हमारे एग्जाम्स में आती हैं। पहले तो ये आती थी इस बुक के राइटर कौन है, अब ये आते हैं कि इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाओ। जैसे 4 बुक होंगी और 4 उनके ईयर होंगे
या जैसे 4 बुक हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाना है, जैसे ये 1690 में लिखी गई, ये 1700 में, और ये 1800 में, और ये 1900 में। तो ऑप्शन जो सी है, फिर बी हो जाएगा, फिर ए और फिर डी, बी सी बी ए डी। तो ऐसे हमको अब लगाने पड़ रहे हैं। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 1690 में लिखी थी जॉन लॉक की बुक। किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? तो आधारित जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, ये दिया था जॉन रोल्स ने। इसमें न्याय के सिद्धांत को समझौतावाद पर आधारित बताया है और न्याय सिद्धांत रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। और इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में आई थी। तो अब तक हमने 2 बुक देख ली। ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 1690 में जॉन लॉक की बुक, और थ्योरी ऑफ जस्टिस ये है जॉन रोल्स की बुक। वो जॉन लॉक था और ये जॉन रोल्स है। 1971 में आई थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उसने वितरणात्मक न्याय को दिया और उसका न्याय समझौतावाद पर आधारित था। निम्न में से कौन से जोड़े का सही सुमेलन या सही मिलान नहीं है? तो 2 तलवारों का सिद्धांत, ये किसने दिया था? जॉन ऑफ सेल्सबरी ने। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, ये रोल्स ने दिया, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। अंतर विरोध का विचार, ये माओ ने दिया था, जो चाइनीज राइटर थे। नव मानववाद का विचार, ये इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। और लेनिन ने कौन सा विचार दिया था? लेनिन साम्यवाद के समर्थक थे और उनका मानना था कि साम्यवादी पार्टी को, जो साम्यवादी पार्टी है, उनको बुर्जुआ की सहायता करनी चाहिए, इससे ही हम साम्यवाद को पूरे विश्व लेवल पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एम.एन. रॉय ने इनकी आलोचना की थी, क्योंकि एम.एन. रॉय को ने पार्टी का मतलब कांग्रेस से लिया था। तो इस प्रकार दोनों में मतभेद थे और नव मानववाद का विचार ये एम.एन. रॉय ने दिया था, ना कि लेनिन ने। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 तलवारों का सिद्धांत, पोप ग्लेशियर प्रथम ग्लेशियस, और यहाँ पर भी जॉन ऑफ सेल्सबरी। तो यहाँ पर 2 हैं, पोप ग्लेशियस प्रथम और न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत ये दिया था रोल्स ने। अंतर्विरोध का सिद्धांत माओ ने, और नव मानववाद का विचार ये दिया था एम.एन. रॉय ने। तो 2 तलवारों का सिद्धांत ये पोप ग्लेशियस प्रथम के द्वारा दिया गया था, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन ऑफ सेल्सबरी, इनके द्वारा राज्य का जैविक सिद्धांत दिया गया था। यानी कि राज्य के आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब हैं। जैसे कौटिल्य, जब कौटिल्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने राज्य का एक सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया गया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। तो वैसे ही थ्योरी राज्य का जैविक सिद्धांत ये जॉन ऑफ सेल्सबरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, ये विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया था परिषदिक आंदोलन के द्वारा। और परिषदिक आंदोलन ये क्या था? मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। यानी कि जो सरकार होती थी वो सत्ता, जो चर्च होती थी, चर्च के आधार पर ही निर्णय देती थी। राज्य की सभा उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार उसके सदस्यों की सहमति पर आधारित होती थी। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की और इसके प्रतिपादक मार्सिलियो दा पेडुआ होते थे। अब यहाँ पर है कथन और निष्कर्ष। अभी जो जून 2025 में और जनवरी 2025 में जो एग्जाम हुए थे, उनमें कथन और निष्कर्ष से ऐसा कोई सवाल नहीं देखने को मिला, लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखने को मिलते थे। तो हम देख लेते हैं। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेक शासन प्रणाली है। और यहाँ पर है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो इसमें ऊपर जो अभिकथन दिया गया है उसका कारण सही है या नहीं, तो ये हमको यहाँ पर बताना है। और पहले ये बताना है कि ये दोनों सही हैं या नहीं। तो ये दोनों बिल्कुल सही बात हैं, लेकिन जो ये बात कही गई है ये इसका कारण नहीं लग रही। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर
असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो रीजन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि इसमें कुछ बात और कही गई है और नीचे कुछ बात और। जैसे हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। तो इसमें वर्तमान के संवैधानिक राजतंत्र के बारे में बताया गया है कि ये ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो इसमें और कुछ ही बात हुई है, तो वर्तमान संवैधानिक राजतंत्र की बात यहाँ पर नहीं हुई। तो हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ ये है विश्वात्मा की अवधारणा, और विश्वात्मा की विशेषताएं हैं सतत गतिशीलता यानी कि परिवर्तनशीलता। और हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, लेकिन जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। तो ये क्या था, लोसवेल ने। और लोसवेल की एक बुक भी है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, पॉलिटिक्स हाउ गेट व्हाट व्हेन और व्हाई। तो ये बुक है उनकी, और लोसवेल शक्ति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक भी थे। संवैधानिक वाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं जो पश्चिमी संवैधानिक वाद है उनकी। तो उनमें मुख्य विशेषता विचारधारा नहीं है, विधि का शासन, कानून का शासन होना चाहिए, प्रतिनिधि संस्थाएं। जैसे लोग अब वर्तमान में चुनाव आते हैं जब, तो लोग वोट देते हैं और उनके प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार में कानून बनाते हैं, तो ये होगी प्रतिनिधि संस्थाएं। और सशक्त लोकमत यानी कि लोकमत सशक्त हो। तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं, विचारधारा का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो संवैधानिक वाद में ये तीनों ही आएंगी, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 ऑप्शन। तो ये ही संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषताएं हैं। विधि का शासन, सशक्त लोकमत और प्रतिनिधि संस्थाएं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति और विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। तो ये कहा था पेरेटो ने। पेरेटो का मानना है कि शासक वर्ग शक्ति और विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित होती है, और पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर है वे अभिजन है। यानी कि इसका मानना था कि पेरेटो का कि जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है या शासक व्यक्ति होता है वो अत्यंत शक्ति और चालाकी से शासन करता है, और वे अगर हमको उनको देखना है तो वे उच्च श्रेणी पर हमेशा ही मिलेंगे, जिन्हें कहा जाता है अभिजन। तो ये थी उसकी अवधारणा। तो शासक वर्ग शक्ति और विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, ये कथन है पेरेटो से संबंधित। आदर्शवाद किस पर आधारित होता है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने आदर्शवाद की बात की। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, यूटोपियन समाज। यूटोपियन का मतलब होता है जो रियल से परे हो, और इसमें क्या होता है, इसमें नैतिकता की प्रधानता होती है, और इसमें इतनी नैतिकता होती है कि इसको जो हम वर्तमान समय में ये रियल वर्ल्ड में हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इतनी नैतिकता वहाँ पर होती है। राज्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस पर ये अधिक बल देता है। तो ये होती है, इसमें नैतिकता ही नैतिकता होती है और कुछ नहीं होता। और आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई हम पर हमला करे तो हमको वापस उस पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर हम रियल प्रोस्पेक्ट में देखें, अगर कोई देश पर दूसरा देश हमला करता है और वो जवाब ना दे, तो दोबारा से उसी देश पर हमला किया जाएगा और उससे लूटा जाएगा। लेकिन ये विचार उनके जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद के अनुसार अगर किसी देश पर अटैक होता है तो उस देश को अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति की फिर भी शांति या संधि करनी चाहिए। तो ऐसे विचार उसमें होते थे, नैतिकता पर आधारित। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना होती है। तो चेतना पर यहाँ पर बात कही गई है, विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है। तो यह है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई थी, जिसमें सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया, और नियामक
राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत। यह था व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के जनक ये डेविड ईस्टन को माना जाता है, जिनको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पहला विश्व युद्ध होता था, पहले हम केवल संस्था का अध्ययन करते थे और उसी देश में अध्ययन करते थे, लेकिन व्यवहारवाद आने के बाद सभी का व्यवहारिक अध्ययन किया गया। संस्था के अंतर जितनी भी कार्यप्रणाली थी उनका अध्ययन किया गया, और एक देश की, जैसे भारत की संसद है, भारत की संसद को इंग्लैंड की संसद के साथ कंपेयर किया गया, जैसे वहाँ पर भी 2 सदन है, यहाँ पर भी 2 सदन, तो ऐसे उनका कंपैरेटिव स्टडी की गई और इसे कहा गया व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी। उसके बाद डेविड ईस्टन ही उत्तर व्यवहारवाद को भी लेकर आए थे, जो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो किस राज्य के निकट है अधिक? भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है, जो हमने कनाडा के संविधान से ली है, क्योंकि भारत में पूर्ण संघीय तो है अमेरिका में, और अर्ध संघीय है कनाडा में। तो अमेरिका हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि होगा कनाडा, क्योंकि कनाडा से ही हमने अर्ध संघीय व्यवस्था ली है। कनाडा में जैसे लिखित संविधान है, भारत में भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ पर भी है, शक्ति का विभाजन भी है, दोहरी शासन व्यवस्था भी है, और ये सभी गुण अमेरिका के संविधान में भी हैं, लेकिन कनाडा के अधिक निकट भारत की संघीय व्यवस्था है। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो नहीं वाले हमको अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व है। जैसे अगर एक मंत्री है, मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरे ही मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये होएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। और न्यायिक सर्वोच्चता, न्याय ही सर्वोच्च है। जैसे एक बार NJAC बना था 2015 में, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। संविधान संशोधन बताना है कि ये कौन सा था। तो इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए सरकार का एक व्यक्ति होगा, उसमें कुछ न्यायाधीश भी होंगे, और एक जो सरकार डिसाइड करेगी, यानी कि जो न्याय के नज़रिए से अच्छा व्यक्ति होगा उसको। तो ऐसे 3-4 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और वे न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। न्यायिक सर्वोच्चता यहाँ पर रखी गई, और सरकार ने उस मामले पर दोबारा से कोई संज्ञान ही नहीं लिया। एक होता है संघवाद, एक होता है संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, और यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण इस सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। संघवाद, न्यायिक सर्वोच्चता, सामूहिक उत्तरदायित्व ये ही होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत ये कौन कौन से? राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का विस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कहाँ से आया? व्यवस्था सिद्धांत या सिस्टम अप्रोच ये कहाँ से आई? तो पहले आई ये बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, फिर आई राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से। तो राजनीति विज्ञान के जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी से ये आई थी। तो तुलनात्मक राजनीति के तहत व्यवस्था विश्लेषण, इसे हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच, जो दी थी डेविड ईस्टन ने। तो अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से होता हुआ राजनीतिक विश्लेषण का आधार बना। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो जैसे हमारा संसद है, 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। और जैसे हम इसको याद कैसे करते हैं, सरला से हम इसको याद करेंगे। जैसे से हो गया संसद 79 आर्टिकल में, आर से होगा राज्यसभा 80 में, और जो लोकसभा है वो 81 आर्टिकल में। तो ऐसे ही जो इंग्लैंड की संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, और उसमें भी 2 सदन हैं। और जो दूसरा सदन है उसका, जैसे यहाँ पर दूसरा सदन कौन सा है, तो दूसरा सदन है यहाँ पर राज्यसभा, जिनकी नियुक्ति होती है, या जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट या उनकी नियुक्ति होती है अप्रत्यक्ष रूप से।
और यहाँ पर द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। जैसे लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सदन है, उसमें कोई सदस्य है तो वंशानुगत ये चुने जाते हैं। लॉर्ड सभा विश्व के सबसे पुराना द्वितीय सदन भी है, ताकि वहाँ के जो भी, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो परंपराओं पर आधारित है, वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, इसलिए वहाँ के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए एक सदन बनाया गया जिसे कहा गया लॉर्ड सदन। और लॉर्ड सदन में वही व्यक्ति चुने जाते हैं जो, जैसे वहाँ पर अब भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता बल्कि वहाँ पर राजा चुना जाता है, और अब वर्तमान में वहाँ के राजा हैं किंग चार्ल्स थर्ड। तो किंग चार्ल्स थर्ड वहाँ के राजा हैं, और जो लॉर्ड सदन है उसमें कुलीन तंत्रीय व्यक्तियों को चुना जाता है या उनको अपॉइंट किया जाता है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट क्या क्या हैं, तो इसमें संकट बताना है कि संकट क्या क्या हैं। तो संकट हैं वैधता, नगरीकरण और औद्योगिकरण, और एक है सहभागिता। ये 3 संकट हैं जो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में बाधा बताए हैं। वैधता का संकट, एक होता है नगरीकरण और औद्योगिकरण का संकट, और एक होता है सहभागिता का संकट। निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली जैसे इंग्लैंड में है, भारत में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये है अमेरिका में। और यहाँ पर पूछा है मिश्रण, तो भारत यहाँ से कट जाएगा और अमेरिका भी कट जाएगा, और इंग्लैंड में तो संसदीय शासन प्रणाली है ही है, ये भी कट गया, तो रह गया फ्रांस। तो फ्रांस में है। और अब हम देखेंगे कि फ्रांस कैसे आया। तो इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों का ही मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी। ना तो राष्ट्रपति का सरकार का प्रावधान है और ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि दोनों तत्वों को मिला लिया गया है। वहाँ पर राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी, यानी कि राष्ट्रपति भी इम्पोर्टेंट होता है लेकिन प्रधानमंत्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट होती है। तो संसदीय सरकार और राष्ट्रपति सरकार दोनों का ही इसमें मिश्रण किया गया है। राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण, एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति और बहुदल पद्धति, ये किसने बांटा था? तो ये बांटा था डवर्गर के द्वारा। डवर्गर ने इसको 3 भागों में बांटा था, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण किया था, और ये किया था उसने 1951 में। और जो इस क्वेश्चन में बताया गया ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी, जो जीन ब्लोंडेल थे, इन्होंने जो राजनीतिक दल हैं उनको 5 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डवर्गर के अनुसार। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो हम उनको सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर व्याख्या की गई है ब्लोंडेल ने दल व्यवस्था को 5 प्रकार माने हैं। एक दलीय, द्विदलीय, एक दल होगा, द्विदलीय में 2 दल होंगे, ढाई दल होंगे, एक दल प्रधान, बहुदलीय, यानी कि दल तो अनेक होंगे लेकिन उनमें एक ही दल प्रधान होगा। एक है बहुदलीय योग, यानी कि बहुदलीय, जैसे यहाँ पर भारत में गठबंधन होता है वैसे बहुदलीय योग। तो ये 5 प्रकार उसने बताए हैं ब्लोंडेल ने, और डवर्गर के अनुसार 3 बताए हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें, जैसे भारत है, भारत एक देश है और भारत के अलग अलग 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल हो गई 36 भौगोलिक इकाई। तो 36 में अलग अलग संविधान हैं। ऐसा प्रावधान किस देश में मिलता है? तो ऐसा मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अमेरिका में ऐसा प्रावधान देखने को मिलता है कि वहाँ के अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग संविधान है। और अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है, और इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1953 में बना था, दिसंबर 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली थे, और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये दोनों ही व्यक्ति हमको रखने हैं ध्यान। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल में बात होगी, पहले गवर्नर जनरल ये थे विलियम बेंटिक, 1833 के अधिनियम के तहत बने थे। और अगर बंगाल का पूछा जाए तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स।
और पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछा गया है तो सी राजगोपालाचारी ये थे, जो 1947 में बने थे। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, उसके आर्टिकल 8 की धारा 1 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और जो पहले राष्ट्रपति थे ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका चुनाव हुआ था 24 जनवरी को, लेकिन ये नियुक्त हुए थे या इनका रिजल्ट आया था 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो भी गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, और ये थे राष्ट्राध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे। पहले उपराष्ट्रपति ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये जी.वी. मावलंकर भी हम इनको कह सकते हैं। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता? प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, इन सभी का मुख्य होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन था पहले, लेकिन उसको डिसॉल्व किया गया 2015 में और नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग आए या योजना आयोग? योजना आयोग बना था 15 मार्च 1951 को। तो इसकी डेट बतानी है कि 1951 है या 50। तो योजना आयोग के बाद नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 को, और इसके भी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि एक अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। और जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। जैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये हैं NK सिंह, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा चुकी है, और ये कौन थे? तो ये हैं अरविंद पनगडिया। तो अरविंद पनगडिया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हीं को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों का ही अध्यक्ष होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? तो महाभियोग का वर्णन ये किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 है वैसे तो यहाँ पर 61 और 56 दोनों दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें अलग अलग कुछ वर्णन है। जैसे इसमें संसद का उल्लेख है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है बात है, और 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है उसका उल्लेख है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड है, और ये ही अनुच्छेद हमारा सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56। और वैसे 56 अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है ये हमने जो सेकंड पार्ट किया था करंट अफेयर्स का, तो उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे कैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, और वर्तमान महान्यायवादी यह है R वेंकट रमणी। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 79 में संसद का गठन का उल्लेख मिलता है, जैसे 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ये हमने पीछे ही देख लिए थे। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और यहाँ पर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये क्या है? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र पहले से था, भारत के लोग, ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। प्रजातांत्रिक घोषणावाद ये भी नहीं, तो ये ही जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष 6 साल तक की बढ़ाई गई थी। ये कब बढ़ाई गई थी? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ाई गई थी 1976 में, क्योंकि 25 जून 1975 को लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल उस समय थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो उनके द्वारा
जो लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि थी वो 5 से 6 वर्ष बढ़ा दी गई थी। और 42 विधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पुनः दोबारा से इस अवधि को छह की बजाय 5 वर्ष ही कर दिया गया था। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके अनुमोदन से हो सकता है? जो राज्य के मंत्री हैं, तो अगर उनको हटाना हो तो किसके अनुमोदन से उसको हटाया जा सकता है? तो ये केवल और केवल राज्यपाल के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे अनुच्छेद 154 के तहत अगर जैसे राष्ट्रपति है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं उनकी, वैसे ही राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये सभी काम मुख्यमंत्री के हैं। लेकिन राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो सबसे उन्नत यानी कि जो संपन्न है राज्य, जो टेक्नोलॉजी के स्तर से देखें या साक्षर होने के स्तर से देखें, तो सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बढ़िया है और ये साक्षर जिला भी है। तो केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है केरल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा में सृजन या निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 में कहा गया कि अगर राज्यसभा चाहे, जो भारत का उच्च सदन होता है, अगर चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। और इसका कारण दिया गया है राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है, क्योंकि जो भी 312 अनुच्छेद के तहत नई राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करेगी और ये राष्ट्र सेवा में ही प्रशस्त होगा, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए ही ये सेवा बनाई जाएगी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमको। पीवी नरसिम्हा राव, तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो, और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नीतियाँ उस समय चली वो हमको ध्यान रखने हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, तो हमको मान लीजिए इसका पता है कि इसके समय हुआ था पोखरण सेकंड, तो पोखरण सेकंड हुआ था। और जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी के समय हुआ था एक सम्मेलन, जो 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन होता था, तो ये हुआ था राजीव गांधी के समय। और पीवी नरसिम्हा राव और इनका हमको पता नहीं है, तो डी का हो गया 1 और सी का हो गया 2, डी का 1 और सी का 2। तो डी का 1 किस में है? तो इसमें है और इसमें है। और सी का है 2, तो सी का 3 हो गया, ये तो यहाँ से कट गया, और सी का 2। अगर हम सी वाला देखते तो सी में इन दोनों में 2 है और डी में फिर 1 और 4 होता, और 1 वाला हमारा ये आंसर हो जाता। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखने की नीति अपनाई थी। मोरारजी देसाई ने वास्तविक असंलग्नता की नीति अपनाई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण सेकंड हुआ था। और पोखरण फर्स्ट ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत। राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में सबसे पहले लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट माना गया था, इसलिए ही एक विषय के रूप में उत्पत्ति अमेरिका में हुई। और वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या था? तो सबसे प्राचीनतम दृष्टिकोण ये था दार्शनिक या फिलोसफिकल दृष्टिकोण या अप्रोच। तो यही होता है सबसे पुराना दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण। और लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण था दार्शनिक। अमेरिका में 18वीं सदी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे हैमिल्टन। उन्होंने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र को सुस्पष्ट व्याख्या उन्होंने की थी। तो पहले वित्त मंत्री ये थे हैमिल्टन के द्वारा ही ऐसा परिभाषित किया गया था।
निम्न में से किसने सार्वजनिक और निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया था? स्पष्ट अंतर किसने किया था कि पब्लिक अलग होता है और प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अलग। तो ये किया था पॉल एच एपलबी के द्वारा, और इन्होंने स्पष्ट रूप से अंतर किया था। लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल डी वाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इन्होंने राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव पर जोर दिया। नवलोक प्रशासन पर पहली बुक ये कब संपादित हुई थी या कौन सी थी? तो ये बुक थी फ्रैंक मैरिनी के द्वारा, और फ्रैंक मैरिनी की बुक ये थी टू वर्ड्स ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये आई थी 1971 में। तो हमारा यहाँ पर एक काम ये भी हो जाता है, जो भी हमने आज बुक पढ़ी या हम पढ़ रहे हैं, अभी हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे, तो हमको सभी बुक एक पेज पर लिखनी है और उनके ईयर और राइटर को याद करना है, और जो भी महत्वपूर्ण अवधारणा है या किसी का कथन है तो वो भी हमको अच्छे से राइट करके उसको याद करना है। तो एग्ज़ाम के टाइम में हमको ये फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करेगा। एल्टन मेयो और उनके साथियों के द्वारा हार्थोन प्रयोग किए गए नवविचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया, तो इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें कहा गया मानव संबंध सिद्धांत। और मानव संबंध सिद्धांत के आधार पर नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो, जो ये थे अमेरिकन समाजशास्त्री थे एल्टन मेयो, इनके द्वारा एक शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम और तीसरे दशक के प्रारंभिक चरणों में प्रतिपादित किए गए थे। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य क्या क्या है? प्रतिदिन कार्य योजना बनाना, कार्य स्थिति का मानक करना और कार्यविधि का मानक बनाना। और ये नहीं है अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, अनौपचारिक नहीं फॉर्मल ही होगा उसमें जो साइंटिफिक होगा। तो ये सब जो हमने पढ़े हैं वही होंगे। किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण यानी कि 3 भागों में बांटा है? सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया है। और ये कौन-कौन से हैं? चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। तो ये किसने बांटा है? तो ये एल डी वाइट ने बांटा है, स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण में बांटा है। अगर पूछा जाए तो राजनीति को त्रिवर्गीकरण किसने किया? राजनीतिक दलों का। ये कौन था? ये डवर्गर होते थे, और 5 वर्गों में ब्लॉन्डेल ने बांटा था। तो ऐसे हमको जो भी इस जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमारे क्वेश्चन आए एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे त्रिवर्गीकरण, उसमें स्टाफ का इसमें स्टाफ का त्रिवर्गीकरण है और उसमें था राजनीतिक दलों का। तो इन दोनों को एक साथ ही हम लिख लेंगे ताकि रिवीजन में हेल्प मिले। और एल डी वाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण में बांटा था, स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में। और सूत्र अभिकरण वह अभिकरण होता है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है, और इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण होता है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य को संपन्न करता है। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के संबंधों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हायरार्किकल या पद सोपान। पद सोपान कहते हैं कि उच्च अधिकारी और जो निम्नतम अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके संबंध को क्या कहा जाता है? उत्तरदायित्व का ये होता है, यानी कि इसका मतलब होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए? प्रजातंत्र में लोक सेवक को, जो लोगों का सेवक है उसको किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए? तो लोक नीति में कार्य नियमन के प्रति, जो लोक नीति में लोगों की नीति में कार्य नियमन है उनके प्रति, संविधान के लक्ष्यों के प्रति, सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति। शासक दल की विचारधारा से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर शासक दल कोई नेगेटिव विचारधारा से रिलेटेड है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार चलना चाहिए। अगर वो संविधान के अनुसार चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी विचारधारा के अनुसार, लेकिन इसकी विचारधारा इतनी मैटर नहीं करती जितनी सामान्य हित, संविधान के लक्ष्य और लोक नीति में कार्य नियमन के प्रति प्रतिबद्ध, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट क्या है? तो इसमें क्या क्या है? सत्ता संबंधित त्रिसूत्रीय वर्गीकरण, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें है पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और एक है वैध विवेकी सत्ता। तो ये 3 हैं, तो तीनों को हमको रखना है ध्यान। तो यहाँ भी आया है त्रिसूत्रीय वर्गीकरण।
शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये अस्तित्व में ही क्यों आया? जैसे कोई युद्ध हो गया, कोई देश ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और कोई कम हो गया, तो दूसरे देश उसकी सहायता करके, जो कमज़ोर है उसकी सहायता करके शक्ति संतुलन को स्थापित कर देते हैं, यानी कि यथापूर्व स्थिति को वापस ला देते हैं। अगर शक्ति संतुलन बना रहेगा तो युद्ध की संभावना कम होगी। अगर ये रहेगा कि वो एक देश कमज़ोर है और दूसरा शक्तिशाली है, तो जो शक्तिशाली है वो कमज़ोर पर हमला करता ही करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत है और इसका मुख्य लक्ष्य है यथापूर्व स्थिति, यानी कि संतुलन बना रहे। और जो शक्ति संबंध होते हैं उनमें गतिशीलता के कारण निरंतर और सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति, तो पहले की स्थिति को बनाना। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है, तो ये किससे संबंध रखती है? संयुक्त राष्ट्र से। और शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है, और यह 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है और जिसको अभिव्यक्त किया गया है, तो किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? मार्गेंथौ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। और मार्गेंथौ ने प्रकृति का वस्तुपरक कानून ये एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मार्गेंथौ के द्वारा दिया गया। और यथार्थवादी दृष्टिकोण के द्वारा शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। तो शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता ये किसने माना है? मार्गेंथौ ने माना है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसने दिया? तो व्यापारिक राज्य, यानी कि राज्य का मतलब व्यापारिक राज्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार करना और लाभ कमाना। ये रोजक्रांस ने दिया था, और व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोजक्रांस ने दिया था। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी हमको रखने हैं कि ध्यान, व्यापारिक राज्य किसने दिया, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया, और थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कब लिखी गई, तो ऐसे सिद्धांतों को हमको रखना है ध्यान। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति और किसको? शक्ति और राष्ट्रहित के साथ ये परिभ्रमण करता रहता है यथार्थवाद का विचार। जो विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांत और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। जो यथार्थवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण है, इसके अनुसार जो भी हमको आंतरिक और बाह्य निर्णय, जो विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने चाहिए, वो इमोशनल होकर नहीं, भावनात्मक आधार पर नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो भी तर्क है उनके आधार पर लेने चाहिए। जो राष्ट्रीय हित हैं, राष्ट्रीय हित अगर हमारे पूरे होते हों तो निर्णय लो, वरना नहीं। जैसे हमारे चाइना के साथ संबंध है, अगर हमको चाइना के साथ फायदा हो रहा है तो हमको उसके साथ संबंध बनाने चाहिए, यानी कि व्यापार करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्योंकि भावनात्मक या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हमको कोई भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। और इस संबंध के प्रतिपादक थे हंस जिमरगंथौ, और उनकी बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, शक्ति और शांति के लिए संघर्ष। उनकी बुक थी 1948 में ये आई थी। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन। दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। वैश्वीकरण से राष्ट्र राज्यों की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया गया है। जो राष्ट्र राज्य होते थे पहले उनकी महत्वता कुछ ज़्यादा थी, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से उनकी महत्वता कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो प्रासंगिक अब भी है, लेकिन उससे पहला कम हो गया है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो भूमंडलीकरण राष्ट्रों को राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। यानी कि अब आर्थिक लेन देन कर सकते हैं, वैश्विक व्यापार हो सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम को पहचानिए। जो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर घटनाएं हुई हैं जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उनको पहचानो। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? जब हमने इन घटनाओं को पढ़ा होगा तभी हम इनको पहचानेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर ही देख लेते हैं कि घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार। पहले हुआ था तेहरान सम्मेलन, ये हुआ था 1943 में। फिर याल्टा सम्मेलन 1945, पोट्सडाम सम्मेलन ये 1945, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि ये 1951।
तो ऐसे ऐसे करके हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे उनके कालानुक्रम को पहचानो। तो सबसे पहले कौन बने थे? त्रिगवेली बने थे, फिर डैग हैमरशोल्ड, फिर ह्यू थांट और फिर कुर्ट बाल्दहिम। तो इनका कालक्रम अनुसार पहचानना है। त्रिगवेली 1946 से 52 तक रहे। डैग हैमरशोल्ड रहे थे 1953 से 61 तक। ह्यू थांट 1961 से 71 तक। और ह्यू थांट म्यांमार के व्यक्ति थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूएन महासचिव बने थे। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और रिवीजन अच्छे से हुआ हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम एक दिन छोड़कर एक दिन लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बने उनको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर बाद में काम आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।